हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस बाय डीएस। दोस्तों, अपन अधिगम पढ़ रहे थे। अधिगम के सिद्धांतों की अपन चर्चा कर रहे थे। अधिगम के सिद्धांतों में अपन चर्चा कर रहे थे। किसके सिद्धांत की चर्चा कर रहे थे बच्चों? अपन कर रहे थे थॉर्नडाइक के सिद्धांत की। थॉर्नडाइक का कौन से सिद्धांत की बात करते हैं बच्चों? अपन थॉर्नडाइक के प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत की बात कर रहे थे। भूल, प्रयत्न व भूल के सिद्धांत की बात कर रहे थे। संयोजनवाद सिद्धांत की बात करते, संबंधवाद सिद्धांत की बात कर रहे थे, बंध के सिद्धांत की बात कर रहे थे। ठीक है। और इसी सिद्धांत को अपन उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। पहला तो जो सिद्धांत अपन ने पढ़ा वो था आपका अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अब जो अपन पढ़ रहे हैं वो आपका उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, यानी कि उद्दीपन को देखकर अनुक्रिया कर रहे हैं। और उसमें अपन ने क्या क्या किया था? उस सिद्धांत में अपन ने देखा था, उस सिद्धांत में पावलोव ने क्या किया था कि अनुबंधन किया था। अनुबंधन के आधार पर अनुक्रिया के बारे में चर्चा की। इस सिद्धांत की अपन बात कर रहे थे। कौन से सिद्धांत की बात कर रहे थे? लास्ट क्लास में अपन ने इसके बारे में बात कर ली थी। इसके उपनाम अपन एक बार लिख लेते हैं। ठीक है। पहला जो अपना जो दूसरा सिद्धांत चल रहा है, उद्दीपन अनुक्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है। प्रयोग किस पे किया था बच्चों? प्रयोग किस पे किया था इसमें? प्रयोग आपका दिल्ली पे किया गया था। ठीक है। दिल्ली पे क्या किया था? कब किया गया था बच्चों? 1913 में। इसका विचार, सूझ का विचार कब दिया था बच्चों? सूझ का जो विचार दिया था, विचार दिया गया था आपका 1898 में। और किसने दिया था बच्चों? थॉर्नडाइक ने। ठीक है। इतनी अपन ने इसके बारे में अपन ने बात कर ली थी, इस पर अपन चर्चा कर लिए थे। अब इस क्लास में अपन इसके, अब जो अपन इसका कुछ टॉपिक बाकी रह गए थे, इन्होंने इसी सिद्धांत के आधार पर इन्होंने कुछ नियम बताए थे। अधिगम के नियम बताए थे इन्होंने। 8 नियम बताए थे। 5 आपके गौण नियम, सॉरी 5 आपके, 3 आपके मुख्य नियम बताए थे और 5 आपके गौण नियम बताए थे। उनके बारे में चर्चा कर ले। पहले अपन इसके एक बार उपनाम देख लेते हैं बच्चों। उपनाम, इस सिद्धांत के काफी उपनाम है। वैसे सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट याद रखना, वो आपको याद रखना, एसआर थ्योरी। ठीक है। एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है। इसी सिद्धांत को अपन कह सकते हैं प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, त्रुटि सिद्धांत। प्रयास व त्रुटि सिद्धांत इसको कह सकते हैं। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत कह सकते हैं। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत कह सकते हैं। संयोजनवाद का सिद्धांत कह सकते हैं। क्योंकि बिल्ली ने संयोग से तो ये विंडो को, डोर खोलना सीखा था, वो अपना बॉक्स खोलना सीखा था। बंद का सिद्धांत इसे कह सकते हैं। बंद का सिद्धांत। आप इसको एसआर थ्योरी कह सकते हो, आप इसको प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कह सकते हो, आप इसको प्रयत्न व भूल का सिद्धांत कह सकते हो, आप इसको बंद या संबंधवाद का सिद्धांत कह सकते हो, आप इस सिद्धांत को संयोजनवाद का सिद्धांत भी कह सकते हो, और आप इसको एसआर थ्योरी भी कह सकते हो। ये 4 जो इसके उपनाम, ये मुख्य इनका उपनाम है। किसने दिया था बच्चों? प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पे। बिल्ली कैसी थी बच्चों? भूखी बिल्ली पर। इस पर प्रयोग किया था, भूखी बिल्ली पे प्रयोग किया था। प्रयोग कब किया था? 1913 में किया था। और सूझ का जो विचार दिया था वो कब दिया था इसको? 1898 में। किसने दिया किया था प्रयोग? थॉर्नडाइक ने। और इस सिद्धांत के उपनाम क्या क्या है? इस सिद्धांत के उपनाम आपके एसआर थ्योरी, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, बंद या बंद का सिद्धांत। ठीक है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ये इसके उपनाम हो गए। इस सिद्धांत को अपन ने समझ लिया था कि भूखी बिल्ली को पजल बॉक्स में बैठाया जाता है। जब भूखी बिल्ली को पजल बॉक्स में बैठाया जाता है और उसको बाद में उद्दीपन के रूप में उसको क्या दिया जाता है? मछली का टुकड़ा। और उद्दीपक, इसके अंदर उद्दीपक क्या था बच्चों आपका? उद्दीपक आपका इसमें है मछली का टुकड़ा, मछली। ठीक है। पजल बॉक्स बनाकर अपन ने लास्ट क्लास में देख लिया था। इस सिद्धांत को अपन ने समझ लिया था कि इस सिद्धांत, इस बॉक्स के अंदर कुछ ऐसा लेयर या ऐसा स्विच होता है जिसके द्वारा गेट को खोला जा सकता है। बिल्ली बार बार प्रयास करती है, इधर उधर घूमती रहती है। इसी प्रकार से इसने 3 तरीके से इसका प्रयास, 3 चरण, इसके भी 3 चरण होता है। पहले बिल्ली इधर उधर घूमती रहती है, फिर अचानक उसका पैर लेयर पे पड़ता है। उसके बाद जब दोबारा
ये सिद्धांत दोबारा जब उसको भोजन दिया जाता है तो उसको थोड़ा समय लगाती है, लेकिन फिर दोबारा उसको भोजन दिया जाता है, वो ज्यादा समय ना लगा के तुरंत उस लेयर से उस गेट को खोलकर बाहर आकर भोजन प्राप्त कर लेती है या उद्दीपक प्राप्त कर लेती है। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं इसके उद्दीपक के, इसके अधिगम के नियमों की। अधिगम के नियमों में अपन बात कर रहे थे थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम। मुख्य नियम कितने बताए थे बच्चों? 3 नियम मुख्य बताए थे और 5 नियम इसके गौण नियम थे। ठीक है, तो अपन बात कर लिए थे पहले नियम की। पहला जो तत्परता का नियम था, तत्परता का नियम, यानी कि अगर तत्परता के नियम में अपन ने देखा था कि अपन किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को वहां उस कार्य के लिए बोल तो सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती उससे वो कार्य नहीं करवा सकते। जिस प्रकार से एक किसान या एक मजदूर को अपन खेत में तो ले जा सकते हैं, लेकिन उससे अपन कार्य नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि अगर वो पहले से वो तैयार नहीं है, यानी पहले से वो तत्पर नहीं है, पहले से उसको इस चीज के बारे में जानी, वो उसका विचार नहीं था, और अगर वो कार्य उसको दिया जाएगा तो वो कार्य नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको उसकी रुचि के अकॉर्डिंग कोई कार्य दिया जाता है, उसकी खुद की जहाँ रुचि है, जिस कार्य में उसकी रुचि है, वो उसको कार्य अगर दिया जाता है तो तब वो क्या करता है, उस कार्य को रुचि से करता है। ठीक है, ये तत्परता का नियम अपन ने देख लिया था और इसमें अपन ने उदाहरण लिखने थे। ठीक है, देखो तत्परता का अर्थ बताते हुए जो आपके मनोवैज्ञानिक है वुडवर्थ ने क्या कहा था? वुडवर्थ ने कहा था कि वुडवर्थ ने क्या कहा था तत्परता के बारे में? वुडवर्थ क्या कहते हैं तत्परता? वुडवर्थ का मतलब है तत्परता। तत्परता का मतलब है यानी कि मानसिक रूप से तैयारी, यानी कि आप मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तैयार हो कि नहीं हो। ठीक है, मानसिक रूप से तैयारी या तत्पर। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अपन उदाहरण देख रहे थे। उदाहरण में अपन ने पहले एक उदाहरण लिखेंगे। पहला जो उदाहरण लिखेंगे आप लिखेंगे किसान या मजदूर को खेत में या खेत पर ले जाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है, लेकिन काम करने के लिए काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखो इसमें। बालक को, ये अपन स्टूडेंट्स ही तो है, स्टूडेंट्स की बात नहीं, बालक को विद्यालय ले जाया जा सकता है, विद्यालय ले जाया जा सकता है, लेकिन पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्योंकि बालक की तो रुचि खेलने में है। बालक को अपन विद्यालय तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसको पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि बालक की रुचि तो खेलने में। अगर उसकी रुचि, अगर उसको यही कहा जाए चल बच्चा खेलना है, तो वो बहुत रुचि के साथ, बहुत एंजॉय के साथ खेलता है। ठीक है, अब अगले नियम की बात करेंगे अपन। अगले नियम से बात करेंगे कि अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या होता है कि हम बार बार प्रयास करते रहते हैं किसी कार्य को, तो बार बार अगर जब तक अपन प्रयास करेंगे तो अपने को अपन बार बार प्रयास करते हैं तो हमें सफलता मिलने की संभावनाएं अधिक होती है। यानी कि हर किसी कार्य को, यानी आपको सफल होने के लिए किसकी आवश्यकता है? अभ्यास की आवश्यकता है। उसी प्रकार बच्चों आपके हैं, आप अगर लगातार तैयारी कर रहे हो, लगातार पढ़ाई कर रहे हो, लगातार एक स्ट्रेटेजी के साथ आप रोज पढ़ रहे हो, रोज क्लासेस ले रहे हो, रोज स्टडी कर रहे हो, तो आपको सफलता मिलने की संभावना होती है। लेकिन आप रोज कार्य ना करके कभी कभार पढ़ाई कर रहे हो या कभी कभी कोई चीज सीख रहे हो, तो आपको सफलता की कोई जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती। लेकिन अगर आप बार बार लगातार प्रयास कर रहे हो, लगातार आप अभ्यास कर रहे हो, तो आप में परिवर्तन आ सकता है, तो आपको सफलता मिल सकती है। यानी कि जब बालक आप बार बार किसी कार्य को या बार बार कोई अभ्यास करते हो, तो उसमें आपके अंदर एक सकारात्मक परिणाम आते हैं, यानी आपके अंदर सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। आप बार बार किसी कार्य को करते हो तो आप में उसमें सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। तो इसमें अगर आप अभ्यास कर रहे हो, आप कभी अभ्यास नहीं करते हो, जैसे मान लो कोई एक टीम है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए अपन देखते हैं कि आपकी एक टीम है
वो हमेशा विजेता रहती है, लेकिन इस बार वो विजेता नहीं रह पाई। अब विजेता क्यों नहीं रह पाई? हर बार रहती है लेकिन विजेता क्यों नहीं रह पाई? क्योंकि इस बार वो अभ्यास नहीं कर पाई, और अभ्यास क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि एग्जाम्स थे, तो इसलिए वो विजेता नहीं रह पाई। तो ठीक है, दूसरे सिद्धांत पर लिखेंगे अभ्यास का नियम। दूसरा आपका है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, ठीक है। अभ्यास का नियम क्या कहता है? अभ्यास का नियम ये कहता है कि आपको बार बार अगर आप कोई कार्य किया, बार बार आप अभ्यास कर रहे हो तो आपको सफलता मिलने की संभावना रहती है, लेकिन आप बार बार किसी कार्य का अभ्यास नहीं कर रहे हो तो आपको सफलता नहीं मिलने की क्षमता यानी संभावना कम रहती है, यानी कि आपको सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना कम रहती है। अगर बार बार तैयारी कर, बार बार अभ्यास कर रहे हो लगातार, तो सफलता की जो सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं, लेकिन अगर आप बार बार अभ्यास नहीं कर रहे हो तो आपके परिणाम हमेशा नकारात्मक आएंगे और आप निराश हो जाएंगे। तो लिखो इसमें, इस नियम के अनुसार किसी भी व्यवहार को किसी भी व्यवहार किसी भी व्यवहार को प्राणी में सकारात्मक बनाने के लिए, प्राणी में सकारात्मक बनाने के लिए, सकारात्मक प्राणी में सकारात्मक बनाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? अभ्यास की आवश्यकता होती है। अभ्यास की आवश्यकता होती है। एक बालक को जितना भी एक बालक को जितना अधिक एक बालक को जितना अधिक अभ्यास करवाया जाता है, परिणाम उतने ही सकारात्मक परिणाम उतने ही सकारात्मक आते हैं। यानी कि बालक को आप जितना प्राणी को आप जितना व्यवहार जितना बार बार प्रयास करोगे, उससे आपका उसी व्यवहार से आप उसी अभ्यास के कारण आपको सफलता मिलने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। और अभ्यास से ही प्राणी अपने उस कार्य को सफल कर सकता है और उसके लिए वो उपयोगी हो सकता है। तो ठीक है, इसके उदाहरण में लिखो। ठीक है, उदाहरण, हमारी टीम सदैव विजेता हमारी टीम सदैव विजेता रही, पर इस बार परीक्षा नजदीक परीक्षा नजदीक होने के कारण हार का सामना करना पड़ा। क्यों करना पड़ा हार का सामना? क्योंकि अभी क्या नहीं, अभी बच्चे क्या है, अभी बच्चे क्या कर नहीं कर पाए, अभ्यास नहीं कर पाए। ठीक है, दूसरा है प्रभाव का। अगर तीसरा जो नियम है वो आपका है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम बच्चों क्या होता है? जब आप किसी कार्य को बार बार किसी कार्य को करते हो, या उसके जो परिणामों से आपका जो परिणामों से आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, या आपके ऊपर जो प्रभाव छोड़ते हैं, वही प्रभाव यदि आपका ऊपर प्रभाव उसका आपका सकारात्मक है तो वह आपको संतोष पैदा करेगा, लेकिन अगर ऐसा नकारात्मक है तो वो आपके असंतोष की प्राप्ति होती है। ठीक है, यानी कि आप मेरे से पढ़ रहे हो, आप बार बार मेरे से पढ़ रहे हो, और आप मेरे से हर क्लासेस देख रहे हो, मेरी क्लास में पूरे आप हर कंटिन्यू आपने सारी क्लासेस देखी हो, इन क्लासों से अगर आपको सफलताएं मिल गई,
मिलेगी सफलता अगर आप लगातार क्लासेस देख रहे हो, मैं लिख के दे सकता हूँ। आपने अगर मेरे नोट्स को ध्यान से पढ़ लिया, मेरी क्लास को ध्यान से देख लिया तो सफलता मिलेगी आपको। तो अगर आपको अगर सफलता मिलती है और यानी कि सफलता मिलने का मतलब क्या है कि परिणाम आपके क्या आ गए, सकारात्मक। उस सकारात्मक परिणाम आ गए इसलिए आप में संतोष की प्राप्ति हुई। लेकिन अगर नकारात्मक परिणाम आ जाते हैं तो आप में संतोष की प्राप्ति नहीं होती। आप मानसिक रूप से परेशान हो जाते हो कि सर ने तो हमारा समय ही खराब किया, हमें कुछ समझ में नहीं आया, हमारे एक भी नंबर नहीं आ रहे, ये वो कई प्रकार के विचार आपके मन में आते हैं कि आपके अंदर असंतोष की उत्पत्ति हो जाती है। चलो तीसरा लिखो आपका अभ्यास का नियम। अब लिखेंगे अपन प्रभाव का नियम, ठीक है। तीसरा है आपका प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम में लिखो बच्चों, प्रभाव के नियम में एक मिनट लिखो बच्चों। प्रभाव के नियम के बारे में अपन चर्चा करेंगे। प्रभाव के नियम में अपन को लिखना है प्रभाव का नियम। बच्चों होता क्या है प्रभाव का नियम, आप सबको पता है कि क्या होता है। प्रभाव का नियम आपको किसी कार्य को, आप इस कार्य से आप पे प्रभाव आता है, यानी आपको किसी कार्य में बार बार आपको सफलताएं मिलती है, आपको उसका परिणाम आपको सफलता दिलाता है, आप उससे सफल हो जाते हैं उसमें, तो वो आपको क्या करता है, प्रभावित करता है, आपके ऊपर उसका प्रभाव डालता है। देखो, जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई व्यक्ति जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है, किसी कार्य को करता है, जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उस व्यक्ति जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उस व्यक्ति में उस कार्य से आने वाले परिणाम सकारात्मक होते हैं, सकारात्मक होते हैं। तो व्यक्ति में सकारात्मक होते हैं तो व्यक्ति में संतोष होता है, और यदि परिणाम नकारात्मक होते हैं तो व्यक्ति के अंदर संतोष नहीं होता, यानी व्यक्ति के अंदर कौन सी प्रवृत्ति हो जाती है, असंतोष की प्रवृत्ति हो जाती है। ठीक है, अब इसमें लिखो, उसका उदाहरण लिखो। छोटे बच्चे दादा दादी के पास रहना दादा दादी के पास रहना पसंद करते हैं। अब बच्चों दादा दादी के पास रहना पसंद क्यों करते हैं? दादा दादी के पास रहना इसलिए पसंद करते हैं कि मम्मी पापा उसको डांटते हैं, उनको गलतियों पे उनको सुधारते हैं, उनको डांटते हैं, बाकी जबकि दादा दादी उनके क्या है, बड़े प्यार से, बड़े लाड चाव से उनको रखते हैं। ठीक है, अब अगर बात करेंगे अपन बहु प्रतिक्रिया का नियम। अभी मुख्य नियम अपने हो गए तीन, कौन कौन से पढ़े अपन ने? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अब अपन पढ़ेंगे बच्चों गुण नियम। मुख्य नियम आपके हो गए, अब अपन पढ़ने वाले हैं गुण नियम। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन गुण नियम। मुख्य तो पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे अपन गुण नियम। गुण नियम में पहला आपका है बहु प्रतिक्रिया का नियम। यानी कि आप किसी एक क्षेत्र में या एक कार्य के लिए अलग अलग चीजों का उपयोग करते हैं।
जैसे आपने क्या किया, आप किसी भी कार्य में सफलता के लिए अलग-अलग चीजें, अलग-अलग सब अलग-अलग चीजें प्रयोग करते हो। जैसे आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप सफल होने के लिए आप क्या करोगे, आप अलग-अलग कोचिंगों में जाओगे, अलग-अलग मॉडल पेपर सोल्व करोगे, अलग-अलग गेस पेपर सोल्व करोगे, अलग-अलग गाइड बुक्स आप देखोगे, अलग-अलग मार्गदर्शिकाएं आप देखोगे, अलग-अलग टेक्स्ट बुक आप देखोगे, तो सब अलग-अलग अलग कोचिंग संस्थानों को आप देखोगे। तो आपने क्या किया, आपको सफलता पानी, इसलिए आपने बहुत सी क्रिया, यानी आपको पाना क्या, आपको टीचर बनना है, लेकिन आप टीचर बनने के लिए जो चीजें आप पढ़ते हो, जिन चीजों का आप इस्तेमाल करते हो, वही आपका होता है बहुप्रतिक्रिया। यानी कि आपने एक सफलता के लिए, यानी एक कार्य में सफल होने के लिए अनेक 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 प्रकार से कार्य किया, यानी अलग अलग चीजों का आपने इस्तेमाल किया। तो लिखो बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया नियम लिखो। एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को किसी भी कार्य में सफल होने के लिए, एक व्यक्ति को किसी भी कार्य में सफल होने के लिए एक व्यक्ति को किसी भी कार्य में सफल होने के लिए या किसी भी कार्य में सफल होने के लिए या पूरा करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार से या पूरा करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार से भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रतिक्रियाएं देते हैं या प्रयास करना चाहते हैं, प्रकार से प्रयास करना चाहिए। यानी कि आप भिन्न-भिन्न प्रयास करते हो किसी एक सफलता को पाने के लिए, आप अलग-अलग प्रकार से, अलग-अलग प्रकारों से आप कार्य करते हो, यानी कि अलग-अलग प्रकार की आप प्रतिक्रियाएं करते हो, अलग-अलग विचार देते हो, अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आप करते हो। ठीक है, आपको अलग-अलग, यानी कि अगर बहुप्रतिक्रिया का नियम कहता है, बहुप्रतिक्रिया का नियम ये कहता है कि अगर आपको सफलता चाहिए, यानी बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है बच्चों, बहुप्रतिक्रिया का नियम ये कहता है, जो थॉर्नडाइक ने दिया, वो ये कहता है कि आपको सफलता पाने के लिए अनेक अनुक्रिया, यानी अनेक प्रकार से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं करनी चाहिए। यानी कि आपको एक सफलता पाने के लिए आपको अलग-अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं करना चाहिए। जैसे अगर आपको रीट में या सफल होना है, तो आपको अलग-अलग, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की आपने तैयारी करते हो, आप अलग-अलग चीजों को आपको देखना चाहिए। सफलता के लिए आप अलग-अलग अनेक अनेक तरीके की क्या करते हो, आप प्रतिक्रिया करते हो। उसे क्या कहते हैं अपन, बहुप्रतिक्रिया का नियम। यानी कि आप अपनी सफलता के लिए अलग-अलग तरीके से प्रयास करते हो या भिन्न-भिन्न प्रतिक्रिया करना चाहिए। यानी कि एक विद्यार्थी को सफल होने के लिए किसी एक के भरोसे ना रहकर अलग-अलग चीजों के बारे में सोचना चाहिए, अलग-अलग चीजों के बारे में बात करना चाहिए, विचार करना चाहिए, और अपने स्तर पर भी उसमें कुछ ना कुछ सुधार करने की कोशिश है। जैसे उदाहरण लिखो इसका, एक प्रतियोगी बालक को सफल होने के लिए एक प्रतियोगी बालक को सफल होने के लिए एक बालक को सफल होने के लिए, परीक्षा में सफलता पाने के लिए, सफल होने के लिए कोचिंग संस्थान कोचिंग संस्थान कोचिंग संस्थान टेक्स्ट बुक, गाइड, जिसे अपन गाइड, मार्गदर्शिका, मॉडल पेपर, कोचिंग संस्थान टेक्स्ट बुक, मार्गदर्शिका, मॉडल पेपर, गाइड बुक, गाइड बुक
या गैस पेपर का सहारा लेना चाहिए। देखिए थोंडाई का जो ये बहु प्रतिक्रिया का नियम है, थोंडाई का ये जो बहु प्रतिक्रिया का नियम है, ये बहु प्रतिक्रिया का नियम कहता है कि एक बालक को सफल होने के लिए अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग प्रकार की अनुक्रियाएं करना चाहिए। एक प्रक्रिया या एक के भरोसे नहीं रहना चाहिए, तभी वो सफलता प्राप्त कर सकता है। ठीक है। आगे एक बार अपन आज अब समझते हैं अपना अगला जो अभी जो आपका अगला जो आपका अधिगम का गौण नियम है, वो समझते हैं। वो आपका आंशिक अनुक्रिया का नियम। आंशिक अनुक्रिया के नियम में होता क्या है बच्चों, कि जब आप किसी विषय वस्तु को किसी अलग-अलग भागों या अलग-अलग अंशों में डिवाइड करके पढ़ते हो, तो आप एक पढ़ते हो या एक-एक अंश को अलग-अलग करके आप पढ़ते हो, उसके बाद आप पूर्ण तक ले यानी कि किसी क्षेत्र में जा रहे आप कोई कार्य कर रहे हो, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप अलग-अलग भागों में थोड़ी-थोड़ी करके उसको अलग-अलग भागों में डिवाइड करके बाद में उसका अध्ययन करते हो और अंत में सफलता तक यानी आप उसको धीरे-धीरे करके पूर्णता यानी पूर्ण पढ़ लेते हो। यानी एक-एक किताब को आप शुरू से लेकर अंत तक थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे अंशों में विभाजित करके पढ़ लेते हो, तो आप क्या कर रहे हो, आंशिक अनुक्रिया यानी आपको एक साथ पूरी बुक में पढ़ने पढ़ने के बजाय आप उसको छोटे-छोटे भागों में, छोटी-छोटी इकाइयों में डिवाइड करके पढ़ रहे हो। तो उसी प्रकार से इसमें होता है कि जो एक शिक्षक होता है उसको भी अपने जो पाठ्यक्रम है, अपना जो पाठ्यक्रम है उसको अलग-अलग इकाइयों में डिवाइड करके पढ़ाना चाहिए, ताकि वो उसको कंप्लीट याद हो जाए। ठीक है। ये होता है आपका आंशिक अनुक्रिया का नियम। तीसरा जो है आपका वो है सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम क्या कहता है कि जब आप किसी कार्य को अच्छा मानते हो और उसको आत्मसात कर लेते हो, यानी किसी कार्य को आप आत्मसात कर लेते हो, अच्छा मानते हो या उसी के समान परिस्थिति में उस व्यवहार को आसानी से कर लेते हो, यानी आप किसी अन्य कार्य को उस परिस्थिति में आसानी से कर लेते हो, उस कार्य को अपने आत्मसात कर लेते हो, आप कार्य को कर लेते हो, तो वही आपका उसने तब आपने क्या किया, जब आपने क्या किया, आपका सादृश्य यानी किसी को देखकर आप अनुक्रिया कर सकते हो। जैसे आप कई बार आप देखते हो आपके छोटे घर में छोटी बहन होती है, वो आपकी मम्मी को किसी किसी कोई कार्य करते हैं, जैसे किचन में वो कुछ खाना बना रही है, तो उसको खाना बनाते हुए देख रहे हो, या मान लो कोई अच्छा कोई बढ़िया सा व्यंजन बना रही है, आप कहीं गए हुए हो और आपकी नानी जी, मान लो आप ननिहाल गए हो और आपकी नानी बढ़िया सा हलवा बना रही है, तो आप उनको देख कर क्या करते हो, उनको देखते हो अच्छे से, भाई हम नानी कैसे कैसे क्या कर रही है, और फिर आप घर आकर वही हलवा बना लेते हो। तो आपने क्या किया, सादृश्य यानी आपने सामने वाले की कार्य को देखा और ग्रहण किया और उसको आत्मसात कर लिया। ठीक है। उसके बाद है बच्चों आपका मानसिक विन्यास का नियम। मानसिक विन्यास का नियम क्या कहता है कि आपकी मानसिकता जैसी होती है, आपके मन में जैसे विचार है ना, उसके परिणाम आपको वैसे ही प्राप्त होते हैं। जैसे आपके मन में अगर मेरे प्रति ऐसा विचार आ गया ना कि सर को कुछ नहीं पढ़ाना आता, तो ये कंफर्म है कि आप ये नहीं समझ, यही आपके मन में यही रहेगा, आप परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते, आपको यही लगेगा कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते। उसी प्रकार से आपके मन में अगर ऐसा विचार है कि सर जो भी पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आपको परिणाम भी उसके पॉजिटिव ही मिलते हैं। साचर्य के अंतर्गत क्या होता है, साचर्य व्यवहार में क्या होता है, साचर्य जो होता है वो आपका क्या होता है, साचर्य जो अपना अंतिम जो आपका अंतिम जो गौण नियम है वो है आपका साचर्य व्यवहार का नियम। साचर्य व्यवहार के नियम में क्या होता है बच्चों, साचर्य व्यवहार के नियम में होता है कि आप किसी प्राणी के प्रभाव में कोई दूसरे एक प्राणी के प्रभाव में कोई दूसरा प्राणी उसके व्यवहार में प्रभावित हो जाता है या उससे उच्च व्यवहार उत्पन्न करता है, तो वही आपको उसमें आपका जो विचार, आपके जो गुण है वो अंतरित हो जाते हैं। जैसे अगर आप बहुत अच्छा करते हो, तो आपके गुण आप में जो आपसे कम निम्न कर रहा है उसके गुण आप में नहीं आएंगे, जबकि आपके गुण जो निम्न करता है उसमें आ जाते हैं। यही आपका साचर्य व्यवहार का सिद्धांत होता है। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। आज अपन ने अधिगम के नियमों पे चर्चा की। आज अपन ने पढ़े अधिगम के मुख्य नियम कौन कौन से पढ़े। अपन ने पढ़ा तत्परता का नियम। तत्परता का नियम जिसे अपन रुचि का नियम भी कह सकते हैं। उसमें अपन ने क्या देखा कि जब तक आपको कोई कार्य बिना रुचि के कोई कार्य करने के लिए कहा जाएगा, तो आप उस कार्य को नहीं कर पाओगे, उस कार्य में आप सफलता नहीं प्राप्त कर पाओगे। अगर आपको आपको कोई कार्य आपकी रुचि के अकॉर्डिंग दिया जाए, तो आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। दूसरे में अपन ने बात की थी अभ्यास के नियम में। अभ्यास के नियम में क्या कहा था अपन ने, अभ्यास के नियम में अपन ने बात करते हुए पाया था कि अगर आप किसी कार्य को या किसी अभ्यास को बार बार कर रहे हो, आप किसी व्यवहार को बार बार कर रहे हो, तो आप उसमें अभ्यास उसका करना बंद कर देते हो, तो आपको सफलता नहीं मिल पाती उस कार्य में। दूसरा है प्रभाव का नियम, यानी आपके ऊपर किसी चीज का प्रभाव आता है, आपका जो परिणाम है किसी चीज के, आपके जो परिणाम आएंगे वो सकारात्मक आते हैं, वो आपको प्रभावित करते हैं, यानी किसी कार्य के परिणाम आपको सदैव प्रभावित करते रहते हैं। फिर अपन ने बात की थी गौण नियमों की। गौण नियमों अपन ने पहला जो नियम पढ़ा था वो पढ़ा था अपन ने बहु प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है।
बहु प्रतिक्रिया के नियम में क्या क्या पढ़ा था अपने? बहु प्रतिक्रिया के नियम में अपने पढ़ा था कि आप किसी एक क्षेत्र में या एक कार्य को सफल बनाने के लिए आप अलग-अलग कार्यों का साथ दें, यानी अलग-अलग चीज़ों का आप सहयोग लें तो आपको सफलता निश्चित मिल सकती है। ऐसे करके अपन ने आज इन नियमों के बारे में बात किया था। कहती तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अपन कल फिर अपनी नई क्लास, नए बिंदु, नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।